जय हिंद दोस्तों। आज मेंस मैराथन प्रोग्राम में जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के मेंस में पूछा है। मतलब रिसेंटली जो अभी यूपीएससी का मेंस कंक्लूड हो रहा है, इसके जनरल स्टडीज पेपर 1 का क्वेश्चन है। किस सेक्शन से, किस टॉपिक से? तो टॉपिक है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी। मतलब हम जिसे आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं और इंडियन सोसाइटी वो वाला पार्ट। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो और अगले बार तुम्हें एपीएससी का मेंस या यूपीएससी या बीपीएससी यूपीपीसीएस किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस देना है, तैयारी कर रहे हो तो देना तो है ना, तो इसको अच्छे से देखो, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा हमें एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं, राइट? चलिए, इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो पहले अप्रोच देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ के उसको अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है। देन एक मॉडल आंसर जिसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी का पार्ट क्या होगा, कंक्लूड कैसे करते हैं, कैसे वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ताकि तुम उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सको। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो इसको अच्छे से। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। एंड पहला अप्रोच क्या कहता है, वाइज अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, कि जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कीवर्ड कहाँ मिल रहा है, पहला कीवर्ड मिला क्रिटिकली एनालाइज करना, दूसरा कीवर्ड मिल रहा है हाई कोरिलेशन, नेक्स्ट कीवर्ड मिल रहा है इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। ये कीवर्ड मिल गए। अब इन कीवर्ड के हेल्प से मैं क्वेश्चन का डिमांड समझूंगा कि क्वेश्चन में एग्जामिनर मेरे से पूछ के आ रहा है। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि तुम्हें क्रिटिकली एनालाइज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकली एनालाइज, अभी डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बीच एक कोरिलेशन है इस स्टेटमेंट को। अब इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आ जाओ क्रिटिकली एनालाइज वर्ड पर। जब भी एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, डिस्कस, एग्जामिन, तो जब आपको क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड मिले, इसका मतलब यह हुआ दैट यू शुड डेवलप अ क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, जहां आप सिक्के के दोनों पहलू देखो। क्वाइन के दो साइड होते हैं ना, हेड एंड टेल। तो आपको यहां जो स्टेटमेंट दिया था, यहां स्टेटमेंट क्या दिया था कि कोरिलेशन है कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी में। तो सिर्फ ये वाला साइड नहीं दिखाना है कि कल्चरल डाइवर्सिटी के वजह से सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी है फलाना 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 सेक्शन में। आपको एक दूसरा साइड भी दिखाना है कि कई बार ये कल्चरल डाइवर्सिटी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का भी काम करती है, राइट? दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। तब जाके क्रिटिकली एनालाइज वाला पॉइंट फुलफिल होगा। दैट्स वाई केयरफुली देखो आगे। तो अब जब हमने क्रिटिकली एनालाइज वर्ड समझ लिया तो आगे अब हम फिर कहाँ चलते हैं। वी स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब डिफाइन द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी इन ब्रीफ। शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन हम बहुत बड़ा तो नहीं रखेंगे, शॉर्ट में आप कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया का और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी को एक्सप्लेन कर दो, ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, ब्रीफ में मेंशन करो। देन आ जाओ बॉडी पे, मतलब मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वही एग्जामिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बाय गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल देना मत भूलना, ये मैंने यहाँ पे स्पेशली लिख दिया है कि एग्जांपल्स देना है। आप एग्जांपल्स, और सिंस यूपीएससी के मेंस में पूछा था ना, तो इट इज एक्सपेक्टिंग कि आप इंडिया के डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो का यूज करके एग्जाम्पल्स लिखो। मतलब डिफरेंट सोसाइटी का, कुछ एग्जाम्पल गुजरात से उठा लो, कुछ मद्रास से, कुछ आसाम से, कुछ नागालैंड से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से। इवन अगर स्टेट पीसीएस में भी पूछ रहा है तो वी वुड ट्राई कि हम उस स्टेट के एग्जाम्पल्स के साथ साथ बाकी एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करेंगे। तब जाके हमारा आंसर ज़्यादा रिच होगा, हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सब एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझाया है मैंने आगे। चलिए यहाँ आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, हमने समझाया कि कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे रिलेटेड होते हैं। लास्ट अब हमारा क्या डिमांड होता है क्वेश्चन का, लास्ट डिमांड ये है कि आप उसको समराइज कीजिए एक बैलेंस व्यू के साथ।
मतलब वे फॉरवर्ड देने का स्कोप है। आप समराइज कीजिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटीज है, सोशियो इकोनॉमिक वीक कंडीशन है कुछ ग्रुप्स का, वो सिर्फ उनके कल्चरल डाइवर्सिटी के वजह से नहीं बल्कि कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के वजह से भी होता है। क्या है ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स? स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, तो ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हो सकता है उनका यूनिक ज्योग्राफिक लोकेशन, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर हो सकता है पॉलिटिकल कंडीशन, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर हो सकता है अदर कंडीशंस विच आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ एनी कम्युनिटी। जैसे कि पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहती है, वो उसको चेंज नहीं करती है, या पर्टिकुलर कोई सेक्शन उन्हें वो चेंज नहीं करने देना चाहता है। वी फाइंड सच कम्युनिटी इन आवर सोसाइटी कि जो जैसे लेदर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है एंड दे ट्राई टू मोनोपोलाइज इट, वो उसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि उनके साथ वो लेदर इंडस्ट्री वाला एक ब्रांड अटैच हो जाता है एंड इवन आफ्टर मेनी एफर्ट्स दे कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। समझ रहे हो? तो अदर फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी। इस तरह करके बैलेंस करना है। ये अप्रोच है समझने का कि मैं ऐसे ऐसे करके प्लान करके आंसर लिखूंगा। अगर प्लानिंग आपने परफेक्ट कर ली आंसर की, अपने माइंड में एक माइंड मैप बना लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया, ये सब अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूं, तो फिर आंसर परफेक्ट होगा। जो फ्रेम आपका है मेंशन्ड कि 3 पेजेज हैं, 4 पेजेज हैं, 2 पेजेज हैं, आप उसमें अच्छा आंसर लिख लोगे। और बिना ब्रेन स्टॉर्मिंग के आंसर लिखना शुरू करोगे तो आंसर पता चला कि कुछ पार्ट ज़्यादा लिख दिया, किसी पार्ट को लिखने के लिए पेज कम पड़ गए, तो पता चला हम मार्जिन पे भी लिख कर आ रहे हैं जिससे मार्क्स मिलेंगे नहीं खास। राइट? इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है। अप्रोच बन गया, अब आ जाओ मॉडल आंसर पे कैसे लिखेंगे इसको यूज करके। तो सबसे पहले मॉडल आंसर में मैंने क्या बताया था अप्रोच में? एक इंट्रोडक्शन देना है। एक इंट्रोडक्शन देना है इंडिया की यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी को बताते हुए, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से भी रिलेटेड होता है। वही यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है। तुम अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो मैं मॉडल आंसर में लिख रहा हूँ उसको रट्टाबाजी करके रट लेना है। मॉडल आंसर इज प्रोवाइडिंग यू अ मॉडल विच कैन बी चेंज्ड एज पर डिफरेंट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, एज पर डिफरेंट स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन, है ना? और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने इस बार मेंस में 250 वर्ड्स में पूछा, बट गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा मानकर नहीं चलो कि अगले बार भी 250 वर्ड्स में भी आएगा। 250 वर्ड्स में ही आएगा। अगले बार किसी एग्जामिनेशन में 150 में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको अपने आंसर को श्रिंक करना एज वेल एज एक्सपेंड करना दोनों आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक इंट्रोडक्शन हमने लिखा। अब हम मेन डिमांड पर आ गए। मेन डिमांड क्या? तो मेन डिमांड में पहले मैं एड्रेस कर रहा हूं कि हाउ कल्चरल फैक्टर्स लीड टू मार्जिनैलिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन। कैसे कल्चरल फैक्टर्स के वजह से कुछ सेक्शंस, कुछ ग्रुप वो मार्जिनल कंडीशन पे, पुअर कंडीशन पे रहते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया हिस्टोरिकल फैक्टर से, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन से। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन में पहले मैंने लिखा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखो यहाँ पे जो बुलेट्स भी बना रहा हूँ मैं, नंबर बुलेट्स है ना, डॉट वगैरह नहीं, नंबर बुलेट्स यूज करो। बहुत बार समझाया है। जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करो। जो जैसे ऊपर यहाँ मेन हेडिंग जो मैंने बनाया था इसको ऐसे बॉक्सेस में कवर कर सकते हैं। राइट? चलिए, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन में मैंने लिखा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है स्पेशली अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्राइबल कम्युनिटी। एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि भाई उत्तर प्रदेश, बिहार के कई गाँव में जो लोग दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेनी टाइम्स दोज दलित कम्युनिटी पीपल, उनको फोर्स किया जाता है कि तुम मैनुअल स्कैवेंजिंग या बाकी वैसे मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व रहो, और इसके वजह से ना उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है। इसके वजह से ना उनका एडुकेशनल अपलिफ्टमेंट होता है, ना वो क्वालिटी जॉब्स में, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ये पूछा। अब अगर किसी कम्युनिटी को वो जो कास्ट बेस्ड हायरार्की जो कभी इंडियन सोसाइटी में शुरू हुई थी, उसके वजह से अगर उसको हमेशा पुश किया जाए कि तुम तो इस कास्ट के हो तो तुम सिर्फ रोड पर झाड़ू देने का काम करोगे, तो ये जो कल्चर का एक जो यूनिक आइडेंटिटी है इंडियन कल्चर का कि कास्ट, उसके वजह से उनका एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या बना दिया कि तुम रोड पर सिर्फ झाड़ू ही देना है तुम्हें, तो वो कल को कभी यूपीएससी एपीएससी का तो एग्जामिनेशन नहीं देगा, तो फिर उसके क्वालिटी जॉब्स या फिर सोसाइटी में उसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? ये इनइक्वालिटी सोसाइटी में हमेशा बनी रहेगी, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा मार्जिनलाइज्ड रह जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल फैक्टर में कास्ट बेस्ड फैक्टर, उसको यूज करके मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। आप उत्तर प्रदेश या बिहार या आसाम कहीं से भी कोई एग्जांपल लेकर यहाँ लिख सकते हो ऐसे।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, फिर मैं लिख रहा हूं ट्राइबल डिसफ्रेंचाइजमेंट। ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, also tribals who are living in Andaman and Nicobar Islands. Most of these tribal regions, they are resource rich in many terms. चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या मेघालय हो, कई मामलों में रिसोर्स रिच होता है। लेकिन रिसोर्स रिच होने के बाद भी सिंस दे डू नॉट हैव द रिप्रेजेंटेशन, कई बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इन रिप्रेजेंटेशन के नहीं होने के वजह से रिसोर्स रिच रीजन में रहने के बाद भी उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आज भी वीक बनी हुई होती है। एंड दैट्स वाई मेनी टाइम्स दे फॉल इन द ट्रैप्स ऑफ नक्सलिज्म एंड मेनी सच काइंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज अगेंस्ट इंडिया, कि उनके पास ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन है, और एक कल्चरल आइडेंटिटी चले आ रही है कि आप ट्राइबल ग्रुप से हो, आप आदिवासी हो, तो आपका यही काम है, जिसकी वजह से उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव ही नहीं होता है और वो सोसाइटी से और दूर होते चले जाते हैं। इसके पीछे एक और फैक्टर प्ले करता है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर देखो, कई बार कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज जो उनको इन्फोर्स करता है, कल्चरल प्रैक्टिस, देर आर फ्यू कल्चरल प्रैक्टिस ड्यू टू विच ट्राइबल कम्युनिटी दे फील साइनेस, लजाना, शर्माना। जो लोग उस ट्राइबल कम्युनिटी के बाहर से हैं उनके साथ कम इंटरेक्ट करना, कम बातचीत करना, ऐसे कई कल्चरल इन्फोर्समेंट होते हैं। तो जब आप अपने आप को एक सेल के अंदर कवर करके रखोगे, एक बाउंड्री के अंदर कवर करके रखोगे, तो फिर आप बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। मतलब वो जो ग्लोबलाइजेशन वाला टर्म है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं। तो आपका अगर इकोनॉमिक कंडीशन आपके रिसोर्स के वजह से इंप्रूव हो सकता था, वो लिमिट होकर रह जाएगा। दिस इज अ वेरी यूनिक रीजन रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल। ठीक है, इवन यहाँ पे तुम नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के डाटा को भी कोट कर सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड नीति आयोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, उसमें भी ये चीज मेंशन किया गया है कि मोर देन 5%, अराउंड 50%, 50.6% लास्ट रहा था, कि 50% से लगभग ज्यादा या 50% के बराबर जो लोग हैं ट्राइबल पीपल, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आज भी रह रहे हैं। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक नीड्स लाइक गुड क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। और ये ट्राइबल आइडेंटिटी जो कभी अंग्रेजों के टाइम में चली आ रही थी, आज भी अभी भी कंटिन्यूड है, जिसके वजह से उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था जहां हम ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल आइडेंटिटी को उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेट कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम फिर इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रिलीजियस पीपल हैं, जिनमें से कुछ मेजॉरिटी, तो कुछ उसके कंपैरिजन में माइनॉरिटीज में काउंट किए जाते हैं। हम यहाँ माइनॉरिटीज के कल्चर का और उससे रिलेटेड उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी एग्जाम्पल लेते हैं। क्या यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सच्चर कमेटी मैंने यहाँ कोट किया है, सच्चर कमेटी, कि सच्चर कमेटी भी ये बोलती है कि स्पेशली द मुस्लिम पॉपुलेशन, ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये हिस्टोरिकली एंड इवन इन प्रेजेंट टाइम दे आर नॉट दैट मच एडुकेशनली फॉरवर्ड, दे आर नॉट, सर्टेन मुस्लिम कम्युनिटी दे आर नॉट दैट मच एडुकेशनली रिफाइंड, उनको उतना एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनके पास हायर एडुकेशन में गवर्नमेंट जॉब्स में कई बार सिविल सर्विसेज का भी मेंशन होता है कि सिविल सर्विसेज में भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। क्यों भाई? बिकॉज दे आर नॉट एक्वायरिंग एडुकेशन एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। माइनॉरिटी में ही अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, वहाँ पे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल, और जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी हम इस्लाम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडुकेशनल का लेवल बड़ा स्टार्क डिफरेंस देखा जाता है। क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है बट उनका एडुकेशनल स्टेटस ज़्यादा इंप्रूव्ड है एज कंपेयर टू मुस्लिम्स, और इसके वजह से चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो या बाकी फील्ड हो, उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम रह जाता है। और ऐसा हिस्टोरिकली चला आया है, ऐसा ब्रिटिश के टाइम में भी था और अभी भी चल रहा है, जिसको सच्चर कमेटी ने हाईलाइट किया था।
ऑल्सो इसके अलावा क्या, इसके अलावा कई बार कल्चरल आइसोलेशन, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पॉइंट ऐड किया इसमें सब पॉइंट, कल्चरल आइसोलेशन ड्यू टू रिलीजियस आइडेंटिटी। अब ये कल्चरल आइसोलेशन क्या है, तुम उत्तर प्रदेश के कानपुर रीजन में जाओ, कानपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी मोस्ट ऑफ देम जो कई सदियों से वहां कानपुर में रह रहे हैं, वो लेदर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व्ड है। सब के सब नहीं, हम यहाँ पे लार्जर ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो लेदर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है मुस्लिम कम्युनिटी जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, मोस्टली कई पीपल है ना, हम लार्जर पॉपुलेशन को देख सकते हैं। तो उनका ना एक कल्चरल आइसोलेशन हो जाता है, चाहे लेदर इंडस्ट्री की बात करें, मीट इंडस्ट्री की बात करें, और सिर्फ कानपुर में नहीं, इंडिया के कई अलग अलग रीजन में भी, आसाम में भी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर्टेन पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कम्युनिटी, दे आर कल्चरली आइसोलेटेड टू रिमेन इन्वॉल्व्ड इन फ्रूट सेलिंग बिजनेस, वेजिटेबल सेलर्स, वेजिटेबल वेंडर्स इन बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पर्टिकुलर रिलीजन से अटैच होने के वजह से और किसी इकोनॉमिक कम्युनिटी में उनके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका एक कल्चरल आइसोलेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का भी रीजन बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या, इंडिया में हम माइनॉरिटी की ही बात कर रहे हैं ना, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो इंडिया में, जस्ट ए मिनट आने दो यहाँ, ये पॉइंट देखो नंबर बी, इंडिया में अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात हैदराबाद या लखनऊ रीजन में करें, हैदराबाद जहाँ कभी निजाम थे और लखनऊ जो नवाबों का शहर है, वहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी बाकी रूरल एरियाज में है इंडिया के, चाहे वो बिहार के हो, आसाम के हो या डिफरेंट रीजन्स के हो, दोनों रिलीजन वाइज देखें तो सेम है, बट उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे रहता है। और ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में स्टार्क डिफरेंस क्योंकि हिस्टोरिकली इकोनॉमिक कंडीशन वाज डिफरेंट। हिस्टोरिकली द लेवल ऑफ एजुकेशन in the people belonging to Muslim community of Hyderabad and Lucknow as well as the people belonging to East Bengal, that was different। और वो हिस्टोरिकल जो प्रैक्टिस है वो आज भी कंटिन्यूड होते हुए चला आया, आज भी वो चीज़ देखी जाती है। इसको बदलने की ज़रूरत है। ये जो कल्चरल आइडेंटिटी कंटिन्यू चल रही है हिस्टोरिकली, इसको बदलने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये कल्चरल डाइवर्सिटी या ये कल्चरल यूनिकनेस उनके सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनल कंडीशन का, बैकवर्डनेस का रीजन बना हुआ रह जाता है। तो इतने 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं उस स्टेटमेंट के फेवर में। क्या था स्टेटमेंट, वापस क्वेश्चन पे चलो। तो स्टेटमेंट ये कह रहा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी में एक रिलेशन है, बट अब क्रिटिकली एनालाइज करना था तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी आते हैं बैलेंस करने के लिए। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट पर आ रहे हैं कि नहीं, कल्चरल डाइवर्सिटी से हमेशा मार्जिनल कंडीशन नहीं बनता है। कल्चरल डाइवर्सिटी कई बार रेजिलियंस एंड इनोवेशन के काम भी आती है। तुम बोलोगे कैसे, तो यहाँ देखो मैंने नागा ट्राइब का एग्जाम्पल दिया है कि नागा ट्राइब पीपल इन नागालैंड, देयर आर मेनी नागा ट्राइब्स इन नागालैंड, दे फॉलो सम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि उनके कल्चर का पार्ट है, सदियों से चलता आ रहा है। तो सदियों से चलता आ रहा है ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का कल्चर है, उस कल्चर के वजह से आज प्रेजेंट में भी, और सिर्फ नागालैंड में नहीं, इंडिया की कई अलग पार्ट्स में ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर में उनका सस्टेनेबल कल्चर जो उनके यहाँ डीप रूटेड है, आज प्रेजेंट में एक नया इनोवेशन तो होता है कि जो विलेज है उसको कंप्लीट ऑर्गेनिक विलेज डिक्लेयर किया जा रहा है, या जो विलेज है वहाँ पे क्लीन एज वेल एज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आज भी एडॉप्ट किए जाते हैं। तो कई बार कल्चरल यूनिकनेस, कल्चरल डाइवर्सिटी वो रेजिलियंस एंड इनोवेशन के भी काम आता है। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू क्राफ्ट्समैनशिप। अब क्राफ्ट्समैनशिप भी जो है, जो यूनिक आर्टिस्टिक टैलेंट है क्राफ्ट से रिलेटेड, चाहे यहाँ वर्ली कम्युनिटी की बात करें या खासी कम्युनिटी की बात करें या किसी और ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें, उनका जो यूनिक कल्चरल क्राफ्ट यूनिकनेस है वो आज उनके लिए एक तरह से नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने का काम करता है। हाँ, बस उसको सपोर्ट क्या चाहिए कि आप अपने शेल से, अपने बाउंड्री से बाहर निकलें, और बाउंड्री से बाहर निकलकर आपका जो यूनिक क्राफ्टनेस है, आपके पास अगर कोई स्किल है कि आप मैट बना सकते हो, पॉटरी बना सकते हो, या आपके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेकर स्किल्स है, नॉलेज है, आप उसको बाकियों के साथ शेयर कीजिए, अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अपलिफ्ट कीजिए। ये वे फॉरवर्ड में लिखने का काम आएगा।
देन अर्बनाइजेशन एंड कल्चरल ब्लेंडिंग है। फेस्टिवल्स लाइक गणपति पूजा, फेस्टिवल्स लाइक बिहू एंड मेनी अदर सच काइंड ऑफ यूनिक फेस्टिवल्स जो किसी यूनिक कल्चर की वजह से फॉलो किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब जैसे तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी, तुम्हारे फैमिली में भी लोग बिजनेसमैन होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, टीचर होंगे, बाकी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे, बट जब बिहू फेस्टिवल आता है तो आप सब बिहू मनाते हैं, जो कि ओरिजिनली क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। लेकिन आसाम की यूनिक कल्चर के वजह से आप एक हार्वेस्ट फेस्टिवल को मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आगे भी मनाते आओगे, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, ना सिर्फ आप उस कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। बिहू के टाइम में, पोंगल लोहरी के टाइम में, गणपति फेस्टिवल के टाइम में कई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो आपका यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी हमेशा आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कंडीशन का नहीं, कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक फॉरवर्ड या डेवलप कंडीशन का भी रीजन फैक्टर बन सकता है। ऐसा भी एक रिलेशन है, क्रिटिकली एनालाइज करना था, इसलिए हमने दोनों पार्ट देख लिया। एंड नाउ जैसा मैंने कहा कि अब वे फॉरवर्ड कैसे लिख सकते हैं इसके बेसिस पे, तो वे फॉरवर्ड ये लिख सकते हैं कि यस, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी मे बी ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, कि कुछ ट्राइबल पीपल हैं जिन्होंने अभी भी सपोज झूम कल्टीवेशन फॉलो कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर के नए प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट करते हैं, या सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटी है दो हु फील शाय वाइल टॉकिंग टू अदर्स, इसके वजह से वो बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा है जिसके वजह से उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है। लेकिन मेनी टाइम्स ये उनको एक नया सोच, ये उनको एक नया रिप्रेजेंटेशन देने में भी, एक नई आइडेंटिटी देने में भी हेल्प कर सकता है। और वहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट की स्कीम्स, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा, एज वेल एज एनजीओ का, जो कि उनकी यूनिक कल्चरल स्किल्स को, उनके क्राफ्ट्समैन स्किल को, उनकी पेंटिंग स्किल को, उनकी किसी और सर्टेन स्किल को बाकी लोगों तक लेकर जाएं और उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करें। अगर ऊपर हमने दलित वाला एग्जाम्पल दिया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान के रीजन्स में आज भी सर्टेन दलित कम्युनिटी पीपल को ब्रांड किया जाता है कि यू शुड बी इन्वॉल्व ओनली इन दिस एक्टिविटी, तो अगर कोई एनजीओ है जिसको इस बारे में मालूम पड़ा या गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो गवर्नमेंट शुड एक्ट टुवर्ड्स इट, अफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए, तब जाके यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी डेवलपमेंट का रीजन बन सकता है। इस तरह से हम वे फॉरवर्ड के भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फाइनली यू कैन कंक्लूड, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या एक लाइन का कंक्लूजन अलग से लिख सकते हो और पैराग्राफ चेंज करके। कैसे हमने कंक्लूजन लिखा कि हमको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच जो कि ना सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करेगा, बल्कि इक्विटेबल सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप भी बनाने का काम करेगा, जिससे ना सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट भी होगी, बल्कि जो लोग सर्टेन कल्चरल आइडेंटिटी के वजह से डिप्रेस्ड हैं या सप्रेस्ड हैं, उनका अपलिफ्टमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा। दिस वॉज द आंसर। फिर एक बार क्विकली रिविजन कर लो। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, केयरफुल्ली पढ़ना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि इन क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड थे, कीवर्ड को समझना है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करना है, एक माइंड मैप बना लेना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना है और फिर उसको आंसर के फॉर्म में लिखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।